बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। हम जानेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शंस कौन से होते हैं और डिक्रीजिंग फंक्शंस कौन से होते हैं, और हम किसी फंक्शन को कैसे चेक कर सकते हैं कि वो किसी गिवन इंटरवल पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन f तब बनेगा अगर हम f में एक वैल्यू x1 पुट करें, f ऑफ x1, और फिर हम x1 से एक बड़ी वैल्यू पुट करें x2, तो f का आंसर f ऑफ x2 पे भी बड़ा आ जाए f ऑफ x1 से। फंक्शन एक बड़ी वैल्यू पुट करें x3, तो उसका आंसर x2 से बड़ा है, और ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहे। और जितनी देर तक ऐसा होता रहेगा उतनी देर फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। ऐसा हो सकता है कि फ़ंक्शन बाद में डिक्रीजिंग भी हो जाए, लेकिन एक फ़ंक्शन तब तक इंक्रीजिंग होता रहेगा जब तक उसकी वैल्यू यहाँ से हम शुरू करें और जहाँ तक एंड करते हैं उसके दरमियान इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे कि अगर हम बड़ी वैल्यू पुट करते हैं तो उसका जो आंसर है, जो उसकी फ़ंक्शन वैल्यू, वो भी बड़ी है। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि अगर x1 हम पुट करते हैं और उसके बाद x2 उससे बड़ा पुट करते हैं तो उसका आंसर भी बड़ा आता है। अगर हम x2 से बड़ा नंबर x3 पुट करते हैं तो उसकी जो फंक्शन वैल्यू है फंक्शन f की, वो भी x2 से बड़ी आती है। तो इसका मतलब है कि फ़ंक्शन इंक्रीजिंग वैल्यूज़ दे रहा है। यानी फ़ंक्शन ने इंक्रीजिंग होना है या डिक्रीजिंग होना है वो डिपेंड करता है उसकी फ़ंक्शन वैल्यूज़ पे कि वो कैसी आ रही हैं। इंक्रीजिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक फ़ंक्शन लेते हैं f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसमें हम x की वैल्यू पहले पुट करते हैं 1, इस पे आंसर आएगा 1, और फिर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 2। अब हमने 2 1 से बड़ी वैल्यू पुट की है तो इसका आंसर आएगा 4, और ये वैल्यू भी बड़ी है जैसे हमने ये बड़ी वैल्यू पुट की थी। ऐसे ही अगर हम वैल्यू पुट करें 3 तो इसका आंसर आ जाएगा 9। अब 9 भी ग्रेटर दैन 4 है। इसी तरह से इसमें अगर हम 4 पुट करें तो इसका आंसर आ जाएगा 16, और 16 भी ग्रेटर दैन 9 है। ऐसे ही हम बड़ी वैल्यूज़ अगर पुट करते जाएं तो इसका आंसर बड़ा आता जाएगा। और हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर एक ऐसा फंक्शन है कि इसमें हम ये इन्फिनिट तक अगर बड़ी वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो इसका आंसर बड़ा ही आना है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि 1 से लेके इन्फिनिट तक पूरे का पूरा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह से अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फ़ंक्शन है और उसमें हम अब x1 से बड़ी वैल्यू x2 पुट करते हैं, लेकिन जो एफ ऑफ x2 का आंसर है वो छोटा आ जाता है एफ ऑफ x1 से। जो पहला आंसर आया था x1 का वो बड़ा होगा एफ ऑफ x2 से, यानी जो आगे वैल्यू आ रही है वो छोटी आ रही है। हम पुट बड़ी कर रहे हैं लेकिन आंसर छोटा आ रहा है, रेंज में वैल्यू छोटी आ रही है, तो इसलिए वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम x2 के बाद उससे बड़ी वैल्यू x3 पुट करें और उसका आंसर x2 का x3 से बड़ा हो, यानी x3 का आंसर 2 से भी छोटा हो गया। ऐसे ही जब हम बड़ी वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो जो छोटी वैल्यू है उसका आंसर बड़ा आना शुरू हो जाए बड़ी वैल्यू से, तो हम कहते हैं कि फ़ंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। यानी जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम डोमेन को इंक्रीज़ करते जाएंगे, इसी तरह से जो इमेजेस हैं, जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी। यानी सबसे बड़ी एफ ऑफ x1 आ रही है, उससे छोटी x2, उससे छोटी x3, उससे छोटी x4, ऐसे चलते चलते वो फंक्शन डिक्रीजिंग की तरफ जाएगा, छोटी वैल्यूज़ देना शुरू कर देगा। यहाँ पर फंक्शन बड़ी वैल्यूज़ दे रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था, इंक्रीजिंग वैल्यू कर रहा था, और यहाँ फंक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए अगर हम एक फ़ंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x, और इसमें अगर हम f में 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1। अगर हम f में 2 पुट करेंगे, बड़ी वैल्यू पुट करें हम, तो उसका आंसर आएगा 1/2 यानी 0.5। जैसे देखें अब 1 की वैल्यू बड़ी है और 0.5 उससे छोटी हो गई, बड़े नंबर पे वैल्यू छोटी होगी। अगर हम 2 से भी बड़ा नंबर 3 पुट करते हैं
तो उसका आंसर आएगा 1/3 इज़ इक्वल टू 0.33। अब नंबर और भी छोटा हो गया है। अगर हम f की वैल्यू f में x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो उसका आंसर आएगा 1/4 और वो 0.25 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं वैसे वैसे जो फंक्शन की इमेजेस हैं, इमेज की जो वैल्यूज़ हैं, जो रेंज की वैल्यूज़ हैं, वो छोटी आ रही हैं, यानी डिक्रीज़ एक्स की बड़ी वैल्यूज़ की तरफ जा रहे हैं x इज़ इक्वल टू 0 से। तो जो फंक्शन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ जाने का मतलब है कि अब फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। अब हम जब हम x का जो जब हम x की वैल्यूज़ बड़ी लेते जाएंगे, राइट साइड की तरफ जाएंगे, तो फंक्शन की वैल्यूज़ ऊपर की जानब जाएंगी, यानी बड़ी होती जाएंगी। तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और इंक्रीज़ होते होते जब वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा और फिर हम x से बड़ी वैल्यूज़ ही पुट करते जाएंगे, बड़ी से बड़ी, लेकिन फिर क्या होगा कि फ़ंक्शन वहाँ से वापस आना शुरू हो जाएगा और इसका मतलब है कि फ़ंक्शन अब डिक्रीज़ हो रहा है। यानी ये वाला जो पीक वाला पॉइंट है, यहाँ पे फंक्शन यहाँ तक मैक्सिमम हो जाएगा इंक्रीज़ होते होते, और उसके बाद वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, छोटी वैल्यूज़ देना शुरू कर देगा। हम डोमेन में बड़ी वैल्यूज़ ही पुट करेंगे लेकिन वो छोटी वैल्यूज़ देना शुरू कर देगा। तो ये बेल शेप उसका ग्राफ बन जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे फंक्शन एक दफ़ा स्टॉप करेगा हल्का सा, यानी ना अब यहाँ वो इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे आके वो मैक्सिमम पे आ गया है। जैसे बॉल टॉप पे जाती है वहाँ वो एक दफ़ा रुकेगा, वहाँ पे वो ना इंक्रीज़ होगा ना डिक्रीज़। इसको स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट के बाद फिर वो फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि दोबारा फिर वो इसी अमल को दोहराए, फिर ऐसे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, फिर डिक्रीज़, और इसी तरह से जैसे साइन फंक्शन हो। अब हम ये जानते हैं कि हम किसी फंक्शन को कैसे चेक कर सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, क्योंकि ये जो डेफिनेशन का तरीका है ये तो एक लेंथी प्रोसेस है, इससे हम आइडिया नहीं ले सकते कि फ़ंक्शन कहाँ तक इंक्रीजिंग है और कहाँ तक डिक्रीजिंग है। तो इसलिए इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो हम यूज़ करते हैं। वो क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी फ़ंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, अगर किसी फ़ंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो वो इंक्रीजिंग होता है, और अगर किसी फ़ंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो वो डिक्रीजिंग होता है। अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए तो हम कहते हैं कि वो फ़ंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग, हम उस पॉइंट को कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर किसी फ़ंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए यानी ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाए तो वो इंक्रीजिंग क्यों हो जाता है। अब यहाँ देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर आप हम उनका यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर हम इनका टेंजेंट ड्रा करें तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन जो टेंजेंट्स हैं इनकी स्लोप हमेशा पॉजिटिव होंगी। यहाँ से लेके यहाँ तक जो टेंजेंट्स हैं इनकी स्लोप पॉजिटिव होगी, और हम जानते हैं कि जो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जिस हिस्से पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा उस हिस्से पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि जैसे जैसे फंक्शन ऊपर जा रहा है तो वो जो टेंजेंट्स की स्लोप्स हैं वो पॉजिटिव हैं। और लेकिन जब फंक्शन इसके बाद यहाँ तक डिक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ में हम देख रहे हैं कि जितने भी पॉइंट्स हैं अगर हम उनकी स्लोप्स को देखें तो वो नेगेटिव होंगी। यहाँ से अब स्लोप्स नेगेटिव होंगी, जितने भी ये टेंजेंट्स हैं इनकी स्लोप्स नेगेटिव होंगी। तो इसलिए डिक्रीजिंग वाला हिस्सा वो हिस्सा है जहाँ पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा यानी लेस दैन ज़ीरो होगा, यानी जितने भी टेंजेंट्स हैं उनकी स्लोप्स नेगेटिव होंगी। तो इसलिए अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो हमें पता चल जाता है कि वो ये वाला हिस्सा है, यानी फंक्शन का इंक्रीजिंग वाला हिस्सा है वो इंक्रीज़ होगा वहाँ तक। और जहाँ पे फंक्शन की जो स्लोप है डेरिवेटिव की, जहाँ पे फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है वहाँ पे उसकी स्लोप्स इस हिस्से पे लाई करती हैं और वो नेगेटिव होती हैं, तो इसलिए वहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये एक टर्निंग पॉइंट है जो कि स्टेशनरी पॉइंट है। इसके बाद फंक्शन ने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ अपना बिहेवियर चेंज करना होता है। जैसे यहाँ से वो इंक्रीज़ हो रहा है तो स्टेशनरी पॉइंट के बाद वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा, जैसे कि अब वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर ये डिक्रीज़ के बाद यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा उसके बाद फिर वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा ऐसे ही। तो इसलिए अगर किसी फंक्शन को हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है एक ही
इंटरवल में, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं स्टिशिंग पॉइंट। फिर हमें पता चल जाता है कि जो स्टिशिंग पॉइंट है उस तक जो इंटरवल बनेगा उस पर एक बिहेवियर होगा और जो अगला इंटरवल होगा उस पर दूसरा बिहेवियर होगा। अब हम इस क्राइटेरिया को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। ये हमें एक फंक्शन दिया गया है f(x) = 4 - x² और x बिलोंग करता है -2 से 2 इंटरवल में से। -2 से लेकर 2 तक की जो इंटरवल है हमने बताना है कि इस इंटरवल में कहाँ से लेकर कहाँ तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ से लेकर कहाँ तक डिक्रीजिंग है। इसको मैनुअली चेक करना ज़रा मुश्किल है, इसलिए हम क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं कि सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव f(x) = -2x। फिर हम इसके बाद पहले जानेंगे कि इसका स्टिशिंग पॉइंट क्या है। उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट करेंगे =0। हमें पता है कि स्टिशिंग पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव =0 होता है और ये बात आपसे एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है कि अगर f(x) = 0 हो तो x क्या होगा, तो आप कहेंगे कि x स्टिशिंग पॉइंट होगा। जैसे कहा जा सकता है कि स्टिशिंग पॉइंट पे कौन सी कंडीशन ट्रू होती है, तो आप कहेंगे f(x) = 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है -2x = 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है 0, यानी 0 एक ऐसी वैल्यू है जिस पे फंक्शन ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, बल्कि यहाँ पे फंक्शन स्टिशिंग पॉइंट रखता है। तो ये हो गया 0, यहाँ -2 है और यहाँ 2 है। अब हमारे पास दो हिस्से बन गए हैं, एक a और एक b। एक इंटरवल का टुकड़ा -2 से लेके 0 तक है और एक हिस्सा 0 से लेके +2 तक है। अब ये दो हिस्से हैं। अब हमें ये पता चल गया कि एक हिस्से पे फंक्शन का बिहेवियर इंक्रीजिंग होगा और एक हिस्से पे डिक्रीजिंग। अब हम ये देख लेते हैं कि किस हिस्से पे इंक्रीजिंग होगा और किस हिस्से पे डिक्रीजिंग। अब हम जानते हैं कि जिस हिस्से पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा उस पे वो इंक्रीजिंग होगा और जिस पे नेगेटिव होगा उस पे वो डिक्रीजिंग होगा। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो फंक्शन का है वो किस पे पॉजिटिव है और किस पे नेगेटिव। सबसे पहले हम लेते हैं ए को, फॉर ए। जैसा कि हम देख चुके थे कि इस पूरे हिस्से पे किसी भी पॉइंट पर अगर हम बिहेवियर चेक कर लें तो वो बिहेवियर सेम ही होगा, अगर हम इस साइड पे देख लें या इस साइड पे। तो इसलिए यहाँ हमें ए में से सिर्फ कोई एक वैल्यू लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका बिहेवियर हर पॉइंट पे सेम होगा। तो हम लेट करते हैं ए में से एक वैल्यू लेते हैं x = -1। तो अब हम इसको पुट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में f(-1) = -2 × -1 और इसकी वैल्यू हो गई f(-1) = 2। पॉजिटिव 2 हो गया, यानी कि फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू a की वैल्यू पे, यानी a की तमाम वैल्यू पे वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि f इज़ इंक्रीजिंग, f इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन a। अब a पे वो इंक्रीजिंग होगा तो ज़ाहिर रहेगा अब उसने बिहेवियर चेंज करना है तो b पे उसने डिक्रीजिंग होना है। तो b पे भी हम चेक कर लेते हैं, लेट करते हैं कि x बिलोंग्स टू b, वो x = +1 है। यहाँ पर हमने -1 लिया था और अब हम यहाँ लेते हैं +1। आप कोई भी ले सकते हैं 0 से 2 तक। तो हमने x को लिया 1। अब हम इसको पुट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में f(1) = -2 × 1 और इसकी वैल्यू आती है -2 < 0, यानी नेगेटिव। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो वो इस इंटरवल की हर वैल्यू पे नेगेटिव ही देगा, जैसे ये हर वैल्यू पे पॉजिटिव ही देगा। तो इसलिए हमें सिर्फ एक वैल्यू लेने की ज़रूरत होती है, उससे हमें सारे इंटरवल के मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब f क्या हुआ, f इज़ डिक्रीजिंग ऑन b। अब हमने चेक कर लिया कि ये जो फंक्शन है वो -2 से लेके 2 तक जो दो इसके हिस्से बने थे, जो a पार्ट है -2 से लेके 0 तक उस पे वो इंक्रीजिंग है क्योंकि उस पे उसकी पॉजिटिव वैल्यू आई थी, और 0 से लेके 2 तक जो b हिस्सा है उस पे इस फंक्शन की फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, क्योंकि वहाँ पर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी क्राइटेरिया को अप्लाई करते हैं इस फंक्शन पे f(x) = sin x और इसके लिए इंटरवल दिया गया -π to π। -π to π इंटरवल बनेगा यहाँ से यहाँ तक -π और यहाँ से यहाँ तक +π, पॉजिटिव का π और नेगेटिव का π। यानी इसमें तो चारों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब सबसे पहले हम स्टिशिंग पॉइंट्स ढूंढेंगे। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव f(x) =
कोस एक्स और हमने स्टेशनरी पॉइंट ढूंढना है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इज इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे, कोस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम जानते हैं कि इस इंटरवल में कोस की जो वैल्यू है वो एक तो यहाँ पर ज़ीरो होती है π/2 पे, और एक जब नीचे से देखेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो होगी -π/2 पे। तो अब हमें दो स्टेशनरी पॉइंट मिले हैं। स्टेशनरी पॉइंट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक है π/2 और एक है -π/2। अब अगर हम इन दोनों स्टेशनरी पॉइंट्स को यहाँ पुट करते हैं पूरे इंटरवल के अंदर, तो इसके कितने हिस्से बनेंगे, एक बनेगा -π से π/2, डेट करते हैं, ये ए पार्ट है, पहला हिस्सा बन गया इंटरवल का। फिर दूसरा बनेगा -π/2 से π/2, और ये वाला हिस्सा बनेगा, इसको हम बी का नेम देते हैं। और फिर तीसरा हिस्सा बनेगा π/2 से पाई तक, ये वाला हिस्सा, इसको हम सी नेम दे लेते हैं। तो अब जो हमें इंटरवल दिया गया था उसके तीन हिस्से बन गए हैं, ए, बी और सी। ए बना है -π से π/2 तक, -π/2 तक, और दूसरा बना है -π/2 से π/2 तक, और तीसरा बना है π/2 से +π तक, पॉजिटिव पाई तक। अब हम चेक करते हैं कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है यानी कोस फंक्शन है वो किस हिस्से पे पॉजिटिव वैल्यू रखता है और किस हिस्से पे नेगेटिव वैल्यू रखता है। उससे हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है और किस पे डिक्रीजिंग। तो अब हम जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी तो हमें वैल्यूज़ का पता होता है कि किस क्वाड्रेंट में वो कैसी वैल्यू आती है, पॉजिटिव आती है या नेगेटिव। तो इसलिए हमें यहाँ पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम लेते हैं फॉर ए, जो ए वाला पार्ट है, ए वाला इंटरवल है जो कि बनता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट पे हम चेक करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कोस एक्स क्या वैल्यू देगा। वो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है कोस एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेस दैन ज़ीरो। पुट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें वैसे ही पता है कि ये यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देता है। तो इसका मतलब हुआ कि एफ इज़ डिक्रीजिंग ऑन ए पे वो डिक्रीजिंग होगा, साइन फंक्शन ए पे डिक्रीजिंग होगा। अब ये स्टेशनरी पॉइंट आ गया तो अगले पे उसने इंक्रीजिंग होना है, ज़ाहिर है। फिर उसने बिहेवियर चेंज करना है, अगले पे उसने फिर डिक्रीजिंग होना है। तो हम चेक करते हैं फॉर बी हम देखते हैं कि वो बनता है चौथा क्वाड्रेंट और पहला क्वाड्रेंट, पहला और चौथा क्वाड्रेंट। हम जानते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में जो कोस फंक्शन है वो पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव वैल्यू देता है ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इज़ इंक्रीजिंग ऑन बी। और इसी तरह से तीसरा जो है उस पर फिर वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, हम उसको चेक भी करते हैं फॉर सी। सी जो पोर्शन है वो है दूसरा क्वाड्रेंट, और हम जानते हैं कि दूसरे क्वाड्रेंट पे कोस नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब हुआ कि एफ इज़ डिक्रीजिंग ऑन सी, यानी ये जैसे अल्टरनेटिंग करंट होता है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से वो अपने आप को रिपीट करता है। तो ये ऐसे ही चल रहा है सिस्टम इसमें कि इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, ऐसे ही ये चलता जा रहा है। और इसको हम इजीली चेक कर सकते हैं, इसमें हमें ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो बिहेवियर है वो क्वाड्रेंट्स में पता होता है कि किस क्वाड्रेंट में कैसा है।